बेरोजगारी, पेट्रोल के प्राइस, किसान आंदोलन, कोरोना जैसी महामारी, सपा, बसपा, कांग्रेस, प्रियंका गांधी, सपा का छोटी छोटी पार्टियों से कुलेशन, इतनी चुनौतियों के होने के बावजूद बीजेपी का भारी मतों से विजयी होना, 274 से भी ज्यादा सीटों को जीतते हुए दिखना, 42% से भी ज्यादा वोट शेयर्स मिलने की उम्मीद होना, यूपी में इस भारी जीत का बीजेपी का कारण क्या है? ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने जो इतनी चुनौतियों के बाद भी बीजेपी यूपी में बहुत ही भारी बहुमत से जीत रही है? इस वीडियो में मैं टू द पॉइंट आपको फेज वाइज बीजेपी की स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिससे आप जान सकेंगे कि बीजेपी को क्या लाभ मिला और कैसे वो इतनी बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हुई। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प बताऊंगा आपको फेज वाइज बीजेपी की स्ट्रेटजी। वेलकम टू गौश बाबा चैनल। तो शुरू करते हैं। फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 और फेज 2 के इलाकों में ज्यादातर जैम स्ट्रेटजी थी, जिसमें बीजेपी ने काउंटर कंसोलिडेशन किया। क्या है इसका मतलब? जैम मतलब जाट, अहीर और मुस्लिम। 25 से 50% तक की पॉपुलेशन थी इन एरियाज में। बीजेपी ने वहां पे अपने संगठन को मजबूत किया, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, और सबसे बड़ी चुनौती जो फेज 1 और फेज 2 में उनको मिलने वाली थी, उनका डटकर सामना किया। फेज 3 में बीजेपी ने जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई वो थी लाभार्थी कार्ड। गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स और जिनको डायरेक्ट बेनिफिट्स हुए उनको अपनी बात पहुंचाई, और जिनको डायरेक्टली बेनिफिट हुए उनको बात पहुंचाने के साथ साथ उनको बेनिफिट डायरेक्ट हो रहे थे तो उनको दिख भी रहा था। फेज 3 में बीजेपी ने लाभार्थी कार्ड का प्रचार करके, एडवर्टीजमेंट करके बहुत ही ज्यादा वोट शेयर को बढ़ाया। फेज 4 सेंट्रल यूपी। फेज 4 में बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई वो थी नेशनलिज्म। ऑल्दो नेशनलिज्म की स्ट्रेटजी हर फेजेस में थी, बट फेज 4 में सबसे ज्यादा इस स्ट्रेटजी को यूज किया गया। अहमदाबाद ब्लास्ट केस के ऑर्डर को भी बखूबी सही समय पे यूज किया गया, और फेज 4 में उसका आप रिजल्ट देख रहे हैं। फेज 5 अयोध्या। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इस फेज की स्ट्रेटजी बताने की जरूरत है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर जो स्ट्रेटजी थी वो बखूबी काम करती आपको दिख रही है। जितने भी राम भक्त, जितने भी नेशनल लोग, जितने भी वहां के जनता थी, उसने इसको बहुत सपोर्ट किया और सबका एक तरह से सपना साकार किया बीजेपी ने। और फेज 5 आप देख रहे हैं जीत का अंतर। फेज 6 एंड फेज 7 नॉन यादव, ओबीसी, नॉन जाटव, ये 3 लोग ऐसे थे जो कि सबसे ज्यादा फेज 6 एंड फेज 7 में वोट करने वाले थे। यहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली बीजेपी ने विमेन एम्पावरमेंट का स्ट्रेटजी अपनाई, लॉ एंड ऑर्डर की स्ट्रेटजी अपनाई। बीजेपी ने दिखाया कैसे उनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, और तो और उन्होंने ये भी दिखाया कि उनके कैबिनेट और पार्लियामेंट में ओबीसी से कितने कैंडिडेट हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को फेज 7 की और फेज 6 की दोनों ही वोटिंग में साफ अंतर दिखाई पड़ा। इसके अलावा हाउस की स्कीम, गैस की स्कीम, किसान निधि और वैक्सीनेशन को भी अपने स्ट्रेटजी में बीजेपी ने अपनाया। इन 7 चरणों के चुनाव को अगर मैं समराइज करूं तो काउंटर कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी टुवर्ड्स जाट, अहीर, मुस्लिम, नेशनलिज्म, अयोध्या राम मंदिर, डायरेक्ट बेनिफिट्स जिनको मिले, ओबीसी कैंडिडेट्स का पार्लियामेंट और कैबिनेट में होना, विमेन एम्पावरमेंट और कानून व्यवस्था को लेके योगी जी ने जो भी स्ट्रेटजीज अपनाई और जो भी काम किया वो डायरेक्ट बेनिफिट मिला। 2017 के बाद अपोजिशन ने यह सोचा था कि केवल हिंदुत्व के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन योगी जी ने पूरा मुद्दा ही पलट दिया। मैं इसको नाम देता हूं वेलफेयर पॉलिटिक्स। योगी जी ने वेलफेयर पॉलिटिक्स की और काम करके डायरेक्ट लोगों को काम पहुंचाया और उनका काम दिखा। उन्होंने ना सिर्फ अपने वोट बचाए बल्कि ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स और ओबीसी और एससी लोगों के वोट भी उनके ही खाते में आए। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे वीडियो को अगर मैं सम अप करूं तो एक ये जो वर्ड है वेलफेयर पॉलिटिक्स, यही योगी जी के काम और सरकार को डिफाइन करता है, और आगे आने वाले 5 सालों में हम इसी की उम्मीद करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।